नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले लंबे समय से कमांडर स्तर की बैठक चल रही है। हाल ही में कोर कमांडर लेवल की 16वें दौर की बातचीत हुई। भारत की ओर से बातचीत का मकसद एलएसी पर गतिरोध को समाप्त करना है, लेकिन पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलएसी पर चीन की ओर से गतिविधियां सिलसिलेवार तरीके से जारी है। बताया जा रहा है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन के लड़ाकू विमान आए दिन सीमा के पास से उड़ान भर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चीनी एयरक्राफ्ट पिछले 3-4 हफ्तों से भारतीय सीमा के पास उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। उनका मकसद सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती पर नज़र रखना हो सकता है। हालांकि भारतीय वायुसेना एलएसी पर चीन की हर हरकत पर करीब से नज़र बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय सेना मामले को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। सूत्रों का कहना है कि भारतीय वायुसेना इन कार्रवाइयों का एक कैलिब्रेटेड तरीके से जवाब दे रही है और उस क्षेत्र में चिड़ी उड़ान पैटर्न पर भी कड़ी नज़र रख रही है, जहां वे कम और उच्च ऊंचाई दोनों पर उड़ रहे हैं। अप्रैल-मई 2020 से समय सीमा से एलएसी पर चीन द्वारा एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने की कोशिश के बाद भारत भी लद्दाख में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए बहुत तेज गति से काम कर रहा है। एक तरफ चीन व्यापार भारत से कर रहा है, दूसरी तरफ 2 साल होने को आए बातचीत चल रही है, लेकिन 16वें दौर की बातचीत के दौरान बड़ा बदलाव ये आया है कि चीनी फाइटर जेट लगातार भारतीय सीमा के इर्द गिर्द, पैंगोंग झील के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं गतिविधियां दिखा रहे हैं। अब ऐसे में आखिर माना क्या जाए कि क्या ड्रैगन फिर से किसी नई घात के मौके पर बैठा है या फिर से कोई घात लगाना चाहता है और ड्रैगन पर भरोसा करना या उसे नज़रअंदाज करना, ये एक बहुत भयंकर भूल होगी। शायद इसीलिए सीमा पर भारतीय सेना भी पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन जवाब दिल्ली से भी इस बार मजबूत तरीके से होना चाहिए, क्योंकि 16वें दौर की बातचीत असफल होने के बाद उससे पहले और बाद में ड्रैगन की जो चाल है, लगातार फाइटर जेट जो वहाँ पर उड़ानें भर रहे हैं, आखिर इसको क्या समझा जाए? क्या इसको चिंता के रूप में नहीं समझा जाए? क्या इसको चेतावनी के रूप में नहीं समझा जाए? क्या इसको चेतावनी के रूप में नहीं देखा जाए? ये तमाम बातें हैं। अब आगे आखिर क्या होगा? क्या फिर से गतिरोध बढ़ेगा या ड्रैगन कुछ और मन में लिए बैठा है? ये तमाम बातें ऐसी हैं जो रोज़ कहीं ना कहीं जब इस तरह की खबर आती है कि चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी के बहुत करीब उड़ान भर रहे हैं, तब ये लगता है कि कहीं ना कहीं चीनी लड़ाकू विमान किसी न किसी घात के इंतजार में हैं। लेकिन ये घात आखिर क्या होगी? चीनी लड़ाकू विमानों से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना की ओर से पूरी तैयारी और तैनाती की गई है और 16वें दौर की वार्ता सफल होने के बाद चीन के द्वारा लगातार उकसावे की कार्रवाई हो रही है। ऐसे में क्या माना जाए कि चीन इन सारी कवायदों को खारिज करके नए सिरे से फिर गतिरोध बढ़ाने में लग गया है और जवाब इस बार हमारा भी तरीके से ड्रैगन को मिलना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन उलझा भी हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी आदतें, अपनी नीति को छोड़ता नहीं है
और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। डॉक्टर किरोड़ी सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, पीयूष पंत, राजनीतिक विश्लेषक, आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, आनंद सवारिया, बीजेपी से नेता बीजेपी। आप चारों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आनंद सवारिया जी, सवाल आपसे ही है कि आखिर क्यों इतनी लंबी बातचीत के बाद ड्रैगन लगातार नए सिरे से तमाम वार्ताओं को, तमाम संवाद को खारिज कर देता है और नई कुचालों को जाहिर कर देता है, और चीन के फाइटर जेट जिस तरह लगातार उड़ान भर रहे हैं एलएसी के पास, इसको क्या समझा जाए? चंद्रशेखर जी, देखिए, चीन की जो फितरत है वो आज कोई नई चीज नहीं है, वो तो एक विश्वासघाती है। 1962 में हमने देख लिया है कि कहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई करते थे और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और छुरा घोंप करके कितना सारा इलाका अपने कब्जे में कर लिया। चीन की तो ये नीति रही है, परपेचुअल नीति रही है विस्तारवाद की। वो तो चाहता है कि सारी दुनिया की जमीन को वो हड़प ले और उसके इंटेंशन बड़े क्लियर हैं। लेकिन अब जो भारतवर्ष है वो नया भारतवर्ष है, यहाँ पे उसके इरादे ठीक से कामयाब नहीं हो पाते। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो गलवान घाटी का जो जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और किस तरह से धोखे से उस वक्त हमारी नीतियाँ थी कि हमारे नौजवानों को हथियार ले जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन गलवान घाटी में जब चाइना ने एक बड़ा कड़वा लेसन सीखा भारतीय नौजवानों के द्वारा, लेकिन इसकी जो नीति है वो तो नीति एक ही है कि वो कैसे न कैसे और जमीन भारतवर्ष की हड़प ले। वो कभी अरुणाचल प्रदेश की तरफ कहता है, कभी वाया भूटान में अपने गांव बसा करके हिंदुस्तान से कुछ हिस्से का कब्जा करना चाहता है। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा शांति प्रिय देश है, लेकिन शांति प्रिय होते हुए भी अब भारतवर्ष नया भारतवर्ष निकल करके आया है और इसकी जो रक्षा नीति है, इसके जो आर्म फोर्सेज है, तीनों आर्मी के विंग, और अब तो कारगिल युद्ध के बाद। ठीक है, मैं आनंद जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद सवारिया जी, मैं आऊँगा आपके पास। किरोड़ी सिंह जी, लगातार 16वें दौर की बातचीत के पहले और बाद में चीनी फाइटर जेट जिस तरह उड़ान भर रहे हैं एलएसी के पास, क्या समझा जाए कि वार्ता नए सिरे से होगी या गतिरोध बड़ा हो गया है? देखो चंद्रशेखर जी, गतिरोध मुझे बड़ा तो नहीं लग रहा है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति अभी जरूर है, क्योंकि वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। लेकिन इसके लिए हम देखते हैं कि 2017 के बाद चीन और भारत दोनों का ही दृष्टिकोण में और नीति में परिवर्तन क्यों हुआ? लगभग 40 साल तक बॉर्डर पे शांति रही दोनों ही साइड पे, तो हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ हमारा जो सामर्थ्य है, हमारा सामर्थ्य का हमें यथार्थपरक मूल्यांकन करना चाहिए। ये कह देना कि भारत सुपर पावर है, तो चाइना भी कहीं भारत से प्रोपोर्शनेटली ज्यादा प्रगति की होगी सैनिक साजो सामान में। चाइना का सैनिक साजो सामान का अपना देश है और एक दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो तीनों भारत पाकिस्तान तीनों न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर डिटरेंस है। भारत ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण से बांग्लादेश श्रीलंका से अपनी बाउंड्री की समस्या का समाधान किया है और भारत ये चाहता भी है कि चीन के साथ भी समाधान हो। समाधान एक ही हो, जो एक स्थायी समाधान तो ये हो सकता है कि बॉर्डर का डिमार्केशन हो, लेकिन डिमार्केशन की अभी कोई बातचीत नहीं उठ रही है। अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे कई दौर की बात हो चुकी है, लगभग 22 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन वो तो राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय होगा। अभी तो जो प्रयास कर रहे हैं कि वो बॉर्डर पे शांति कैसे बहाली हो, और शांति बहाली के लिए मेरे ख्याल से चीन और भारत दोनों ही ये चाहते हैं कि शांति बहाली हो, लेकिन कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं और उन विवाद के मुद्दों को किस तरह से समाधान किया जाए
इसके लिए मुझे लगता है कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पे भी बातचीत को साथ साथ चलाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि केवल सैनिक बातचीत से मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में शांति हो सकती है। तो चीन ने भी, अगर भारत ने बहुत प्रगति की है, भारत सुपर पावर बना है, तो चीन ने भी उससे कहीं ज्यादा प्रगति की होगी। अगर यथार्थपरक तरीके से हम मूल्यांकन करें तो भारत और सऊदी अरब सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले हैं सैनिक साजो सामान का। कभी सऊदी अरब ज्यादा आगे बढ़ता है, कभी भारत। चीन का अपना एक इंडिजीनियस देश है सैनिक साजो सामान का। तो हम इस तरह आलंकारिक भाषा बोल के नहीं कर सकते, हमें एक सकारात्मक भाषा बोल के चीन तैयारी कर रहा है, हमें भी सतर्क रहना है, हमें भी पूरी तैयारी करनी है। और जिसके लिए हमारा जो सैनिक प्रशासन है वो पूरी तरह तैयार है, सतर्क है बॉर्डर पे। लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पे भी बातचीत साथ साथ चलेगी, तभी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई डिमार्केशन होगा, बॉर्डर का अभी डिमार्केशन नहीं हो सकता। तो तैयारी तो आपको और हमें भी रखनी है, हमारी सेना को भी रखनी है। लेकिन चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं तो हमें भी वहाँ हमारी गतिविधियां बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम चीन की गतिविधियां वो अपनी साइड में अगर कुछ सैनिक गतिविधियां कर रहे हैं तो उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है। हमारे यहाँ हम गतिविधियां कर रहे हैं तो उनको चीन नहीं रोक सकता। तो चीन तैयारी कर रहा है तो उसी प्रपोर्शन में हमें भी तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है बातचीत और कूटनीति से ही समाधान होगा। तो अभी जो तात्कालिक चीज है वो है कि बॉर्डर पे शांति की बहाली कैसे हो। जो 2017 से पहले बॉर्डर शांतिपूर्ण था लगभग 40 साल तक, वो स्थिति कैसे लाई जाए। और हमें यह समझना चाहिए कि 2017 के बाद यह हालात क्यों बिगड़ा और आगे हम किस दिशा में जा सकते हैं, इसका एक यथार्थपरक मूल्यांकन करना चाहिए। और उस मूल्यांकन के बाद हमें निर्णय लेना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि चीन कोई भारत के साथ युद्ध चाहता है, ये तनाव रहेगा, युद्ध नहीं चाहता चीन भी और भारत भी युद्ध नहीं चाहता। तो मुझे नहीं लगता कोई युद्ध होगा, क्योंकि चीन का उद्देश्य अभी भारत से लड़ना नहीं है। चीन का उद्देश्य है अमेरिका को वर्ल्ड पावर के रूप में डिस्प्लेस करना। तो अगर भारत से युद्ध करता है तो चीन को कहीं भारत से भी ज्यादा नुकसान चीन को होगा। तो चीन उस दिशा में नहीं जाना चाहता है। तो बॉर्डर पे शांति कैसे बनाए रखा जाए कि इसका प्रयास हमें तात्कालिक तरीके से करना चाहिए। और जो हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको और ज्यादा इंटेंसिफाई करना चाहिए। जी चंद्रशेखर जी। पीयूष पंत जी, एक तरफ 1.25 लाख करोड़ का कारोबार है, दूसरी तरफ एक दूसरे पर आंखें तनी हैं और देश में राष्ट्रवादी सरकार है। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार सीधे आपको लिए चल रहे हैं चंडीगढ़, दिल्ली, वहां पर मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। तो क्या लगता है पीयूष पंत जी, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास, क्या लगता है पीयूष पंत जी कि इतना सब कुछ होने के बाद अभी बाली में वांग यी जो कि वहाँ के NSA हैं और वहाँ के रक्षा मंत्री भी हैं, उनकी और जयशंकर की मुलाकात भी हुई थी, एस जयशंकर की। क्या लगता है कि वो जवाब कैसे आए? वहाँ तो वो फाइटर जेट उड़ा रहे हैं, हम कब उड़ाएंगे? देखिए ये स्थिति जो है चलती रहेगी, क्योंकि चीन जो है वो अपनी गतिविधि से मानता नहीं है और वो ये अपने को एक महाशक्ति के रूप में दिखाने के लिए और अपना जो विस्तारवादी उसका रवैया है और हर जो है जो अपने को शक्तिशाली मानता है उसका ये रवैया होता है। हमने पहले देखा कि जो है कि अमेरिका भी इस तरह की काम करता था और सोवियत यूनियन भी इस तरह काम करता था। वो शक्तिशाली जो भी होता है वो ये करता है। अब चीन इस समय जो है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो जितना अधिक से अधिक जो है वो अपना कब्जा कर सकता है दूसरों की जमीन पे भी, वो खासकर सबसे पहले जो आसानी होती है पड़ोसियों की जमीन को। तो इसीलिए हम देख रहे लगातार, हालांकि भारत और चीन के बीच में लगातार ट्रेड भी बढ़ा है और लगातार भारत जो है चीन पे अभी भी निर्भर है, बहुत ज्यादा निर्भर है चीन के ऊपर। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि देखिए हमारे देश में भी जो राष्ट्रवाद का जब से
यहाँ पे दबदबा हुआ है, और तो यहाँ पे भी एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है कि राष्ट्रवाद के नाम पे एक शक्तिशाली देश है। एक जो है हमारा सैन्यीकरण जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है डिफेंस का। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, डिफेंस का एक्सपोर्ट उतना बढ़ नहीं रहा है जितना क्लेम किया जा रहा है। तो एक ये परसेप्शन भी बनाने की कोशिश हो रही है, और परसेप्शन का एक नुकसान ये हो रहा है चंद्रशेखर जी कि एक्चुअल जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारियां हो नहीं पा रही हैं। तो जरूरत इस समय है कि आप देखिए चीन ये करता रहेगा, चीन की फितरत में ये है, और मैंने इसे पहले भी कहा, एक जो महाशक्ति बनने की कोशिश करता है जो भी देश वो इस तरह की करता है, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो इस तरह की सक्षम हो, हमारी जो रोड्स हैं वहां तक। अब चीन ने जो है कि धीरे धीरे हम सोते रह गए, लेकिन चीन ने जो है कि भूटान के माध्यम से वहां गांव भी बसा लिए। पीयूष पंत जी, फिर एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ चीन लगातार जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है, तो फिर कैसे समझा जाए इसको? अपनी तीनों डिफेंस सर्विसेज को मजबूत बनाएं, जो भी उसको इक्विपमेंट चाहिए, आम जो भी पर्सनल चाहिए वो पूरा करे। और अब देखिए अग्निवीर आप योजना ले आए, उसने और जो है संकट पैदा कर दिया वहां पे। तो वो उनकी पेंशन, आर्मी की पेंशन खल रही है सरकार को, लेकिन जो सिविलियंस के ऊपर जो सरकार के एस्टेब्लिशमेंट पे खर्चा हो रहा है फालतू, जो मंदिर बनवाने में खर्चा फालतू हो रहा है, जो बड़े बड़े आप जो है कि एक्सप्रेसवे बनवाने में आप खर्चा कर रहे हैं, जिनकी कितनी जरूरत है उनकी पता नहीं, लेकिन आर्मी में की पेंशन से जो है सरकार को लग रहा है कि वो खटक रही है कहीं ना कहीं। तो ये सब देखना होगा हमें, आर्मी किस तरह की आर्मी हम तैयार कर रहे हैं अगर हमको वाकई चीन का सामना करना है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए आप जो है एक परसेप्शन मत पैदा कीजिए, आप एक्चुअल तैयारी करिए और अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्स को, सबको मजबूती प्रदान कीजिए, और सेना का राजनीतिकरण मत कीजिए प्लीज। ये मत होने दीजिए कि सेना के जो अफसर हैं वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपकी तरफ से आपके बिहाफ में जस्टिफाई करें चीजों को। इससे हमारी सेना की भी का मोरल डाउन होगा, वो कमजोर होगी, और वो फ्रंट पे जो है उस तरह से जो है कि वो सामना नहीं कर पाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात मैं इसीलिए चंद्रशेखर जी कह रहा हूं कि इसमें आर्मी वाले लोगों को भी सोचना होगा, हमारे देश के जो नेता है उनको भी सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा। आनंद त्रिपाठी जी, जो पीयूष पंत कह रहे थे, जो किरोड़ी सिंह जी को सुना आपने, जो आनंद सवारिया जी को सुना, क्या लगता है कि अब कहाँ किस मोड़ पे ये लड़ाई आ गई है, या ये वार्ता आ गई है, ये संवाद आ गया है? देखिए, ये वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों का प्रभाव है जो चीन का इस वक्त कारगुजारियां थोड़ी सी बढ़ी हुई दिख रही है। ऐसा श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, चीन को एक बड़ी भारी समस्या सा उसको अंदर से लग रही है कि कहीं भारत कोई डिसाइसिव हस्तक्षेप श्रीलंका में बढ़ा न ले, इसलिए वो भारत को इसी फ्रंट पर काये रखना चाहता है। रूस और यूक्रेन का जो मसला चल रहा है उसमें रूस की जो एक ताकत का एहसास था दुनिया को यूक्रेन के ऊपर, वो कमजोर पड़ता दिखा। चीन और रूस का जो एक गठबंधन है वो यूक्रेन और उसके साथ खड़े हुए लोगों को साथ में पीछे नहीं कर पा रहा, उसका असर है। चीन लगातार इस तरह की जो कोशिश भारत के साथ कर रहा है वो भारत को यही बचाए रखने के लिए कि भारत इन दो बड़ी वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों में अपनी कोई डिसाइसिव भूमिका तलाश न ले, इसके लिए चीन के सारे प्रयास हैं इस वक्त। हालांकि डोकलाम दो साल हो गया, उसमें काफी मध्यम हो गया था मसला, लेकिन ये जो राजनीतिक घटनाएं वैश्विक हुई है उसमें फिर से वो कोशिश कर रहा है, और उसका ये सिर्फ दिखावा है चीन का। देखिए, चीन 16 दौर की नहीं 116 दौर की बात करने वाला देश है। चीन पीछे नहीं हटेगा, तो आपको भी अब पीछे नहीं हटने की जरूरत है। ये अच्छी तरह से समझ लेने की जरूरत है कि चीन अब सिर्फ बंदर घुड़की देने वाला देश रह गया, चाहे वो कितना भी अपने आप को सुपर पावर के रूप में, जो अभी बात आ रही थी कि भारत परसेप्शन दिखा रहा है लेकिन तैयारी नहीं है, तो वही स्थिति चीन की भी है। चीन का भी परसेप्शन है, तैयारी उस स्तर पर नहीं है। 13 देशों से उसकी सीमाएं लग रही हैं और उसमें से ज्यादातर देशों से उसके झगड़े हैं, सीमा को विवाद लेकर के चल रहा है। तो चीन जानता है, उसका राजनीतिक जो नेतृत्व वो जान रहा है कि वो सबको एक साथ खोल करके वो वहां पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन वो किसी को खाली बैठने देने की स्थिति में भी छोड़ना नहीं चाहता है।
एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहा है चीन। डोकलाम 2017 से जो शुरू हुआ, चर्चा हुई कि क्यों ये 2017 से अशांति क्यों है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 2017 से भारत चीन सीमा पर अशांति की शुरुआत होती है डोकलाम से। तो वो यही स्थिति है कि भारत लगातार चीन की बातों पर, जो भी राजनीतिक वार्ता हो रही थी चीन से, उसमें चीन की उस पर शर्तों पर अपनी स्वीकृति देता चला आ रहा था। ये 2010-11 के बाद से धीरे धीरे भारत उस पर ऑब्जेक्शन करने लगा, तो चीन को ऐसा लगा कि अब स्थिति गंभीर हो रही है, उसकी शर्तें उस तरह से नहीं मानी जा रही हैं जो पहले लगातार मान ली जाती थी चुपचाप, और वो सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से दिखता था। एक्चुअल में होता नहीं था सब कुछ शांतिपूर्ण। भारत लगातार अपनी कुछ चीजें खो रहा था, सीमाओं में लगातार बदलाव आ रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि डिमार्केशन नहीं है सीमाओं के, 8, 10, 15 किलोमीटर के इलाके ऐसे हैं जो बफर जोन की स्थिति में हैं, जहां ये तय है कि लोग सिर्फ दोनों देशों की सेनाएं अपना जाकर के गश्त करेंगे और पीछे लौट आएंगी। तो उन जगहों में चीन लगातार बदलाव करता रहा है, लेकिन भारत चुपचाप कहता रहा। 2009, 10, 11 के बाद से इस स्थितियों में बदलाव हुआ, जिसका परिणाम 2017 में डोकलाम में सामने चीन ने एक कोशिश की ये चेक करने की कि क्या भारत खाली वार्ता के टेबल पे मजबूत हुआ है या वास्तव में। तो उसे दिखा कि भारत जमीन पर भी मजबूत हुआ है, उसकी क्षमताओं में तो वृद्धि जो आई ही आई है, उसके मनोबल में भी वृद्धि आई है, बढ़ोतरी हुई है। और उसका परिणाम हुआ कि डोकलाम में लगातार इतने दिन जो फेस ऑफ बना रहा, और उसके बाद चीन को दुनिया में ये पहली दफा हुआ इस क्षेत्र में कि चीन को एक ढंग से पीछे हटना पड़ा। ठीक है, वो नहीं कहा जा सकता कि पीछे हटा, लेकिन पूरी दुनिया ने ये परसेप्शन लिया कि चीन पीछे हटा। तो उसके बाद लगातार चीन को इस बात टाल रही है, और वो भारत को लगातार किसी न किसी तरीके से उलझाए रखने की कोशिश है। हालांकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने ये समझ लिया, और वो 16 दौर इसीलिए राजनीतिक वार्ता नहीं हो रही है, सैन्य स्तर पर ही वार्ता हो रही है कि चीन को हम समझ रहे हैं। चीन से राजनीतिक वार्ता करने का मतलब है कि चीन को ये भरोसा होगा कि भारत अब हमारे सामने झुकने की स्थिति में आ रहा है। इसलिए राजनीतिक वार्ताओं की आवश्यकता देश को नहीं है, सैन्य वार्ता चलती रहेंगी। इसी तरह छोटे मोटे विवाद हैं जो निपटने में कोई बड़ी भारत को मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, आनंद संवरिया जी, पीयूष पंत जो कह रहे हैं और जो आनंद त्रिपाठी जी कह रहे हैं, कहाँ पे लगता है कि कहाँ पे फेरबदल है या कहाँ पे अंतर बीच में आ रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, आनंद त्रिपाठी जी ने बहुत सुलझे हुए तरीके से कि 2017 के बाद ये क्यों प्रॉब्लम शुरू हुई बॉर्डर पे बताया, और ये भी बताया कि भारतवर्ष की सेनाएं पूरी तरह से सशक्त हैं। और मैं पंत जी को ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, हालांकि उनका ऑडियो कुछ ज्यादा नहीं था। मैं भी आर्मी में रह चुका हूँ और मैंने भी वो इलाका देखा है, सैगांग का इलाका देखा है, फिंगर 1, 2, 3, 4, 5 भी देखे हैं। देखिए भारतवर्ष की जो सेना है वो किसी हालत में भी पॉलिटिकलाइज पंसाब नहीं हो सकती। हमारे सोल्जर स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल से लेकर के और जवान तक जो है बहुत ही सक्षम तरीके से सैनिक है, उनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है जैसे कि चाइना या दूसरी कंट्रीज में कुछ होता है। हमारी डेमोक्रेसी में आर्मी का रोल, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का रोल बहुत ही तरह से डिफाइन किया वो तो पता है, और तो सब पता है, लेकिन आज राजनाथ सिंह ने तो ये बोल दिया कि मैं किसी पीएम की आलोचना नहीं करूंगा। जिस जवाहरलाल नेहरू को लेकर आप लगातार हमला करते रहे, वहां पर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया बोलने से कि मैं नहीं बोलूंगा किसी पीएम के खिलाफ। नहीं, और हम सोच रहे थे कि आज आपसे पूछ लेंगे कि हेंडरसन ब्रुक्स और पीएस भगत की जो रिपोर्ट थी उसको भी सार्वजनिक करवा दीजिए, लेकिन अब बोलने का तो मतलब नहीं बना जब उन्होंने मना कर दिया। तो चंद्रशेखर जी, राजनाथ जी आज कारगिल विजय दिवस के ऊपर एक बहुत ही अच्छा मौका था आज का, उस पे वो बातचीत कर रहे थे। उनका कहने का मकसद था कि
पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीयत पे वो शक नहीं कर रहे, बट नीतियां तो फेल हो गई ना, तभी तो इतना नहीं, सारा आप ही हमेशा इलाका। कहते रहे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वो बंजर भूमि का टुकड़ा है, तमाम चीजें आप हमला करते रहे। नहीं, मैं वही देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी नीयत में नहीं, राजनाथ जी ने जो कहा, पर उनकी नीतियां तो फेल थी। अब किस तरह से 62 के बाद में हम इसी भारतवर्ष में बताइए भाई, 65 खुद का युद्ध जीता, राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ा, और आप कह रहे हैं कि आज एक बयान से पूरी तरह पलट गया है माहौल। यही तो समझ में नहीं आता ना, ये कूटनीति क्या है, ये कूटनीति है क्या, समझ में नहीं आता ना। और जब ये कूटनीति समझ में नहीं आती तो मुझे लगता है कि किरोड़ी सिंह जी जो कह रहे थे, लगातार मैं 3-4 डिबेट इनसे कर रहा हूं, जो कह रहे थे सही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अब वो ये बताएंगे किरोड़ी सिंह जी, आप पिछली डिबेट में भी कह रहे थे ना कि चीन, बताइए क्या कह रहे थे? किरोड़ी सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ बोलो। किरोड़ी सिंह जी, आप पहले भी कह रहे थे इस बात को कि चीन मतलब दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। और आज राजनाथ सिंह ने जब बयान जारी किया है, जब उन्होंने कहा कि मैं किसी पीएम की आलोचना नहीं कर सकता, हम तो पूछने वाले थे आज शाम को कि आज पूछेंगे कि भाई उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक कर दीजिए जो हेंडरसन ब्रुक्स और पीएस भगत ने बनाई थी, उसको भी कर दीजिए, लेकिन अब पूछने का मतलब नहीं बनता ना इस परिप्रेक्ष्य में। तो ये कूटनीति समझ में नहीं आती, फिर आपकी बात समझ में आती है, आप जो कह रहे थे वो ठीक था। चंद्रशेखर जी, मैंने शायद उस पिछली डिबेट में ये नहीं कहा था चीन में हमारा दोस्त है, न दुश्मन है। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा था, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया था चीन न हमारा दोस्त है न कुछ इस दुश्मन तरह है। की बात आप बता रहे थे, वही इस तरह जो आप कह रहे थे वही बयान आया है आज, वही बयान आया जो आप कह रहे थे राजनाथ सिंह का। हाँ, तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि मैं पंजाब से सहमत हूँ कि एक परसेप्शन क्रिएट करने से ज्यादा अच्छा है कि हम यथार्थ पर कोई नीति अपनाएं, कुछ दृष्टिकोण अपनाएं। और हर देश का अपना राष्ट्र हित होता है, चीन का अपना राष्ट्र हित है, उनको जो अपने देश के हित में लगेगा वो काम करेंगे, जो भारत को हित में लगे भारत वो काम करे। तो राजनाथ सिंह जी ने शायद कोई गलत बात नहीं की है। भारत की हर सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, किसी सरकार को हम ये नहीं कर सकते ये राष्ट्रवादी सरकार नहीं है। आपको शायद ध्यान होगा सीनियर लोगों को, 62 के बाद में हमारी संसद में ये सवाल उठा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के एक्सपर्ट से बात नहीं की हमारे यहाँ। तो पंडित नेहरू ने कहा कि भारत में चीन के स्थिति को लेके एक्सपर्ट कौन है, मैं किसको कंसल्ट करूं। और उसके बाद हमारी यूजीसी ने एरिया स्टडी सेंटर बनाना शुरू किया। आज पूरे देश में 40 एरिया स्टडी सेंटर हैं, अलग अलग एरिया पे स्टडी करने वाले। तो हमने अलग अलग क्षेत्रों को समझने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन यथार्थ फर्क होना चाहिए। उन्होंने ये सही कहा कि भाई नियत उनकी खराब नहीं थी, नीति में हमें असफलता मिली। तो कई बार हम एक नीति बनाते हैं, उनमें अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं, हम एंटिसिपेट नहीं करते हैं कि ये रिजल्ट ऐसा होगा, अनएंटिसिपेटेड रिजल्ट हो जाते हैं। तो ये नीति में होता है, हर सरकार की नीति में होता है। तो शायद पंडित नेहरू ने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि इस सीमा तक जा सकते हैं। अभी दलाई लामा आए तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तिब्बत की बात करते हैं, तिब्बत को भारत ने चीन का क्षेत्र स्वीकार कर लिया है अटल जी के टाइम में, तो फिर हम तिब्बत को लेकर कोई सवाल नहीं करेंगे अगर हमने मान लिया है तो। और दलाई लामा ने भी ये कहा कि चीन तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन रहे चीन में, हम चीन के साथ रहना चाहते हैं, दलाई लामा ने भी कहा है। और भारतीय संस्कृति और चीन की संस्कृति में कितना लगाव है। आज अगर हम बीजिंग में, वहाँ कहते हैं कम्युनिस्ट शासन है, वो धर्म में भरोसा नहीं करता है। बीजिंग के बीच में समर पैलेस है, वहाँ गौतम बुद्धा की मूर्तियाँ, स्टेच्यू वगैरह लगी हुई हैं, चीन ने एक मूर्ति नहीं तोड़ी है। तो भारत और चीन की संस्कृति और जिस तरह की सभ्यताएं हैं, दोनों साथ मिलके, दोनों एक साथ रह के मेरे ख्याल से दुनिया में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। और इसीलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि एक सभ्यता ही साथ होना चाहिए। चीन और भारत की जो सभ्यता है वो एक डायलॉग की स्थिति में आए, और दोनों की सभ्यताओं वाली स्थिति है, उसमें भारत की संस्कृति और सभ्यता कहीं चीन से ज्यादा है।
ज्यादा स्ट्रोंग है। तो उस स्थिति में भारत अगर चीन को साथ लेके चलेगा तो भारत लीडर होगा। तो हमें सिविलाइजेशनल डायलॉग, सिविलाइजेशनल कोलैबोरेशन करना चाहिए। चीन के साथ बॉर्डर की स्थिति एकदम से नहीं सुधर सकती, उसमें टाइम लगेगा, उसमें हम शांति बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम इस समय कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि एक राष्ट्रवादी सरकार है, दूसरी राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, एक यथार्थपरक दृष्टिकोण अपना के, और हमें आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो परस्पर निर्भरता की दुनिया है। हम चाहे हम चीन से बिल्कुल कट जाएं, रिश्ते तोड़ के तक काम चला लेंगे, या चीन भारत से रिश्ते तोड़ के काम चला लेगा, वो संभव नहीं है इस दुनिया में। अमेरिका भी चीन से रिश्ते नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी चीन की इकोनॉमी में एकदम से एंटेंगल हो चुकी है, घुल मिल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हम चीन से को दुश्मन नहीं मान के ये माने कि चीन और भारत के बीच में बहुत से विवादास्पद मुद्दे हैं, उन मुद्दों का हम समाधान करें। ट्रेड इम्बैलेंस है, बॉर्डर पे डिस्प्यूट है, और बहुत से ऐसे हैं जिनमें चीन और भारत की नीति में, चीन और भारत के दृष्टिकोण में, और जो वैश्विक संदर्भ में चीन और भारत दोनों एक साथ खड़े होते हैं। यूक्रेन को लेकर चीन और भारत ने यूएन में एक जैसा दृष्टिकोण अपनाया। क्लाइमेट को लेकर चीन और भारत एक जैसा दृष्टिकोण लेके बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन को लेकर चीन और भारत एक साथ हैं। तो चीन को हम दुश्मन नहीं मान सकते, और मैंने यही कहा था कि दुश्मन नहीं मान के विवादास्पद मुद्दे हैं उनको हम एक तरफ रखें, और जो जिनमें कोऑपरेशन हो सकता है, सामंजस्य हो सकता है, उनमें सामंजस्य रखें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम चीन को दोस्त मान लें। हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। मैं पंत साहब से सहमत हूँ कि एक यथार्थपरक दृष्टिकोण होना चाहिए। चीन अगर बॉर्डर पे तैयारी कर रहा है, रोड बना रहा है, अपने फाइटर जेट रख रहा है, तो हमें भी हमारी तैयारी करनी चाहिए। हमें चीन थोड़ा ही रोकेगा। हम ये कहें कि चीन ये कर रहा, वो कर रहा, चीन ड्रैगन है, तो ये इस तरह का बोलने से कुछ नहीं होगा। चीन शायद भारत के लिए भी ऐसा बोल रहा होगा कि भारत ने प्रोवोकेटिव एटीट्यूड अपनाया। चीन भी यही कहते हैं, चीन के न्यूज़पेपर भी यही कहते हैं कि भारत बहुत ही प्रोवोकेटिव है। तो इस ऐसी बातों से कुछ नहीं होगा। हमें कंटिन्यूस डायलॉग रखना चाहिए, कंटिन्यूस बातचीत करनी चाहिए, डिप्लोमेसी कंटिन्यू। और इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा वेस्टर्न मीडिया को कि चीन और भारत दोनों समर्थ हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो भारत इतना समर्थ है, हमारे विदेश मंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं। तो हमें डिप्लोमेसी और डायलॉग कंटिन्यू करना चाहिए, और ये नहीं मानना चाहिए कि चीन को ड्रैगन है तो दुश्मन हो गया हमारा। दुश्मन नहीं है, विवादास्पद मुद्दे हैं, और देशों के बीच में विवादास्पद मुद्दे होते हैं। पड़ोसियों में ज्यादा होते हैं, दूर दराज में होते हैं, उनमें कम होते हैं। तो हमें चीन को दुश्मन नहीं मान के, विवादास्पद मुद्दे मान के एक कंटिन्यूस डायलॉग रखना चाहिए, उसका सामंजस्य करना चाहिए, और एक सिविलाइजेशनल डायलॉग, सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप चीन के साथ करनी चाहिए। अगर मैं एक दूसरी बात कहूँ कि 5,000 साल के इतिहास में चीन ने भारत पे कितने अटैक किए? भारत पे अटैक तो वो अफगानिस्तान साइड से हुए हैं हमेशा। चीन ने भारत की संस्कृति को कहाँ खत्म किया? आज बुद्धिज्म बीजिंग के बीच में है, समर पैलेस में है। तो ये कह देना कि चीन, अब राष्ट्रों के बीच में विवाद होते हैं, समझौता होता है, कूटनीति चलती है, डायलॉग होता है, समाधान होता है। लेकिन तो हमारा दृष्टिकोण हमें भी बदलना चाहिए, और चीन को भी कन्विंस करना चाहिए कि भाई आप भी अपना दृष्टिकोण बदलो। सही रास्ता बातचीत हो सकता है। उन्होंने दृष्टिकोण नहीं बदला, और हम उदारवादी रहे। जिस रास्ते को गिलगिट बाल्टिस्तान से और वेनिस इटली तक जो 6,500 किलोमीटर का रास्ता था, जिसको उत्तरापथ कहा जाता था, उसको चीन ने मार्को पाओलो से, फर्नांडिस मैगलिन से सिल्क रूट लिखवा लिया। हम तो कुछ कह नहीं पाए। तो राष्ट्रवादी सरकार है, हमें ये तो कहना चाहिए ना, उत्तरापथ के बारे में चर्चाएं करनी चाहिए। पीयूष पंत जी, लगता नहीं है कि चर्चा बड़ी होनी चाहिए और चर्चाएं करनी चाहिए इस समय? तो निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल चर्चाएं होनी चाहिए, और ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और अगर आपके देश ने, पड़ोसी देश ने आपके साथ जो ज्यादती करी है, तो आप उसके साथ साथ उससे बात करिए। और वहां पे आपको देश में भी एक जो डिबेट है, उसमें भी जो आपको ये बातचीत करनी चाहिए, और वस्तुस्थिति से लोगों को अवगत कराना चाहिए कि क्या स्थिति वाकई है। क्योंकि भारत सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको जो है कि एक सही तरीके से जो है चीजों को आगे लेके जाएंगे,
तो देश आपके साथ है पूरी तरीके से। देश वैसे भी आप आपके साथ रहता है, किसी भी सरकार के साथ रहता है, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो, चीन का मसला हो, किसी और देश का मसला हो, जहां जब देश की बात आती है तो पूरा देश साथ में रहता है सरकार के। लेकिन सरकार को भी जो है कि चीजों को उसी तरह सही परिपेक्ष में लेते हुए और एक हिम्मत के साथ और अपनी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन वहीं पे डिप्लोमेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है और अपने को मिलिटरीली जो है स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, वाकई करने की जरूरत है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि सिर्फ आप परसेप्शन क्रिएट कीजिए कि हम तो बहुत बड़े ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अरे चीन हमारे सामने क्या है, ऐसा नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि चीन आपसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि चीन बहुत पहले से इस तरह के काम कर रहा है। चीन में एक ही सरकार है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे एक पार्टी की सरकार है, वो अपने हिसाब से काम करती है। यहाँ पे हमको पार्लियामेंट के थ्रू सरकार को यहाँ काम करना होता है, विपक्षी दल है उनकी भी बात सुननी होती है, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना होता है। तो वो उससे आप अपने को अगर मुकाबला करेंगे, कहेंगे हम तो उनसे आगे हैं, तो ये अपने को धोखा देने वाली बात है। तो आप अपने को स्ट्रांग बनाइए, बिल्कुल बनाइए, और चीजों को राइट पर्सपेक्टिव में देखिए। और जहां तक बात देखिए, नेहरू जी की बात आई थी, नेहरू जी फेल नहीं किए थे, जो बात कही जा रही है। ये राजनाथ सिंह ने भी कही कि नीयत नहीं थी, लेकिन नीति भी नहीं। उस समय नीति भारत की क्या थी? को एग्जिस्टेंस की नीति थी, एक शांति का संदेश भारत ने दिया था। और भारत की आजादी को 10 से 12 साल हुए थे उस समय, बिल्डअप कर रहा था वो एक धोखा दिया जो चीन ने। उसके बाद चीन की हिम्मत नहीं पड़ी कि फिर से करे, क्योंकि उसके बाद जो है कि सरकारों ने नेहरू की सरकार को साथ साथ जो है अपने को इस तरह की जो है कि अभी करोड़ी जी भी कह रहे थे कि तमाम इस तरह के फोरम तैयार किए जिसमें बातचीत हो, ये तैयारी हो, ये सोचा जाए किस तरह से इसका सामना किया जाए। तो उसके बाद चीन इस तरह कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये देखिए, ये एक देश के इतिहास में समय लगता है, और भारत का नजरिया हमेशा से रहा है कि हम कोएग्जिस्टेंस के साथ, एक शांतिवादी नजरिया रहा है, उसके तहत ही चले थे। खासकर नेहरू जी ने इसको माना कि हम एक शांति के रूप में आगे बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज भी भारत ने जो दिखाया कि आप देखिए, जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था, उसमें उसने भी एक निष्पक्ष के साथ एक स्टैंड लिया उसने अपना। तो ये भारत का नजरिया हमेशा से अलग रहा है। हम एक डराने धमकाने वाला देश में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हम अपने को मजबूत भी करना चाहते हैं और मजबूत करना भी चाहिए। तो जहां पे जो कमजोरी है उससे बातचीत करके साफ साफ बात करनी चाहिए। और देखिए, याद कीजिए, पहले उम्मीद करी थी मोदी जी ने भी, आपने वहां के जो है कि चीन के राष्ट्रपति के साथ जो है उन्होंने झूला था अहमदाबाद में, लेकिन चीन ने क्या किया उसके बाद? आज आते आते जो है डोकलम भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये चलता है। देखिए, पड़ोसी देश है और हर देश जो है वो जब मजबूत होने की कोशिश करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश करता है, तो वो अपने को मिलिटराइज करता है, उसका सैनिकरण करता है, अपना विस्तारवादी अपनी नीतियों को आगे बढ़ाता है। तो उसमें टकराहट होती है, लेकिन आपको मजबूती से अपने को तैयार करना पड़ेगा। वो आपको सेना को भी पर्सनल के रूप में और इक्विपमेंट के रूप में भी, और ईमानदारी बरतनी होगी, चीजों को छुपाना नहीं होगा, ईमानदारी बरतनी होगी। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आपको ईमानदारी बरतनी होगी और तैयारी पूरी करनी होगी। आपको युद्ध तो होना मुश्किल है मुझे लगता है, हालांकि रूस और यूक्रेन में भी हुआ, वो भी विस्तारवाद के तहत चलते हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन और भारत में युद्ध हो पाएगा कभी भी, क्योंकि आने वाला समय और भी जो है रिसेशन का जो चल रहा, हालात चल रहे हैं पूरे दुनिया में, तो आर्थिक हालात बहुत गंभीर हैं, उसके चलते हुए कि युद्ध अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अपने को स्ट्रॉन्ग करना, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली, हर तरीके से करना, ये बहुत जरूरी है भारत के लिए। और भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, अलर्ट, चीन लगातार जो है, हमें सैटेलाइट के थ्रू पता लगता है कि चीन कहां कहां बढ़ गया, उसने कहां कहां विस्तार कर दिया, उसने कौन कौन सी जगह हमारी ऑक्युपाई कर ली है। यहां तक कि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर उसने ऑक्युपाई किया 2020 में, वो उसके कब्जे में है। ये बात बहुत जगह तथ्यों में है, ये चीजें रिकॉर्ड में है, ये चीजें। तो वो तमाम चीजें हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम कहाँ हैं। तो हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें जो है उसका एक फायदा उठाएं और हम अपनी कि हम बहुत मजबूत देश हैं और हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और आप जो है चुनावी सभाओं में आप जो है उसको कैश करने की कोशिश करें, इससे देश का नुकसान होगा। ठीक है।
आनंद त्रिपाठी जी, हमारी गर्मजोशी जैसे चाउएन लाई के साथ थी उस समय 62 में, उसके बाद अभी भी चाहे हू जिनताओ रहे हों चाहे शी जिनपिंग रहे हों, हमारी गर्मजोशी दोस्ती की उतनी ही रही उनसे। लेकिन इसके पहले एक बयान और आता है संसद में, जब वो गृह मंत्री बयान देते हैं कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ अक्साई चीन को भी लेंगे, तो भारतीय जनमानस में ये थोड़ा सा एक कहीं उसको लगता है कि हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन बीच में ये जो गतिरोध है, किरोड़ी सिंह जी ने जो स्पष्ट किया, जो पीयूष पंत जी ने स्पष्ट किया, फिर इनको कैसे देखें हम? नहीं, ये देखिए, ये देश में अपनी सरकार के कई सारे काम होते हैं, कई सारे फ्रंट पर काम करती है। देश की जनता को ये आश्वस्त करना भी सरकारों का काम है कि जो जमीनें अतीत में देश से ले ली गई हैं, किसी भी तरीके से छीन ली गई हैं या चली गई हैं, उनको वापस लाना सरकारों का कार्य है और वो उसके लिए सक्षम है या सक्षम होने का प्रयास कर रही हैं, उसको वापस लाने का काम करेंगी। ये भरोसा दिलाना सरकारों का कार्य है और उस भरोसे पर कार्य करना भी सरकारें कर रही हैं। ये निश्चित मानिए कि ये कोई हमारे देश की संसद ने कई बार पीओ को वापस लेने की बात की है और प्रस्ताव पारित किए हैं, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए हैं, तो वो पीओ गिलगिट बाल्टिस्तान भी उसी का हिस्सा है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो अलग है पीओ के से। तो ये सरकारों का काम है, उन्हें करते भी रहना चाहिए और करते हुए दिखते भी रहना चाहिए। ये बात सिर्फ परसेप्शन की नहीं है, ये जवाबदेही है। अब लेकिन ये हम सोचने लगे कि सरकार ने कल संसद में ये बात कही और परसों वो वापस ले लेगी, तो ये हमारी नासमझी होगी। आज कोई सरकार ये प्रण लेती है, संसद के सामने कहती है, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई और हो, तो वो उस पर कुछ काम कर रही है। वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है। संसद में दिए गए वक्तव्य जो हैं वो सिर्फ राजनीतिक बयान के तौर पर उन्हें नहीं देखना चाहिए। अगर उसके पीछे सरकार की मंशा है, काम है, चैनल 2 पॉलिसी होती है, तब इस तरह के बयान संसद में सामने आते हैं, लिखित बयान होते हैं, कोई राजनीतिक बयान नहीं है। तो उस पर हमें भरोसा करना चाहिए सरकारों पर। और ये जो देश की जनता को भरोसा करना चाहिए, ये सरकारें हैं, चाहे वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार, मैं भारत की सरकार की बात कर रहा हूँ। भारत की सरकार को ये अगर देश की जनता को भरोसा दिलाया है तो हमें मानना चाहिए कि वो सरकार उस पर गंभीर है, आगे कोई काम करेगी। बाकी जो बातें आ रही हैं कि हम परसेप्शन पर, तो ये सही बात है कि परसेप्शन सिर्फ क्रिएट नहीं, राजनीतिक परसेप्शन क्रिएट करना एक बहुत आसान काम है, लेकिन उस परसेप्शन को हकीकत में बदलना कठिन है। लेकिन ये ऐसा लगता है कि पिछली सरकारें, 1-2 सरकारें कार्यकाल में ये इस तरीके से समझ गई है चीन के साथ के संबंध को। और जहां तक बात आ रही है कि कुछ जो कहा जाए वो किया जाए, तो राजनाथ सिंह ने बहुत ही समझदारी भरा ये बात कही है कि हम नेहरू जी को दोष देकर के काम नहीं चला सकते। ये यथार्थवादी चिंतन ही है सरकार का, ये रक्षा मंत्री का यथार्थवादी चिंतन है कि वो ये कह रहे हैं कि हम पंडित नेहरू को दोष देकर के कुछ हासिल नहीं करने वाले। जबकि ये बात बिल्कुल सही है कि पंडित नेहरू ने कहा था कि अक्साई चीन वो इलाका है जहां एक घास का तिनका नहीं उठता है। उन्हीं के सरकार के मंत्री महावीर त्यागी जी ने कहा था कि मेरे सिर पर बाल नहीं है तो क्या मैं इसे दूसरे को दे दूं। ये संसद में रिकॉर्ड में है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजनीतिक बात है। नेहरू सरकार में मंत्री थे महावीर त्यागी जी, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी बताइए मेरे सिर पर बाल नहीं है तो क्या मैं इसे किसी को दे दूं। लेकिन फिर भी ये यथार्थवादी रवैया है कि ये सरकार और उसके मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमको अपने देश की सरकारों पर को लांछित करने से बेहतर है कि जो हमारा गया है उसको लाने के लिए बात करें, प्रयास करें और कार्य करें। ये निश्चित तौर पर यथार्थवादी रवैया है। देखिए आनंद संवारिया जी, पीयूष पंत जी ने भी कहा, किरोड़ी सिंह जी ने भी कहा और ये आनंद त्रिपाठी जी ने भी कहा, कई बार राजनीतिक रैलियों में इतना उत्साह से ऐसी बातें बोल दी जाती हैं,
शायद ये राजनीतिक फायदे के विषय नहीं है, ये नीति से जुड़े विषय हैं। शायद इस पर राजनीति को, सत्ता पक्ष को गंभीरता बरतनी चाहिए। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं आपकी बड़ी सार्थक डिबेट मैंने आज आपके टीवी पे सुनी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवर्ष के वासियों को मैं आश्वस्त करता हूं कि विद आज की सरकार के साथ रहते हुए, पॉलिटिकल विल के साथ, और हमारी कॉम्पिटेंट जो आर्म्ड तो नई तरह की आर्म्ड फोर्सेज है, मैं आपको बता, देखिए ज्यादा डिटेल पे डिस्कस नहीं कर सकते। अब जो आर्म्ड फोर्सेज है भारतवर्ष की, वो 1962 वाली आर्म्ड फोर्सेज नहीं है। और जैसे कि आज राजनाथ जी का आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस वक्त की नीतियां गलत थी तो हमें सफर करना पड़ा, तो अब वो नीतियों में बदलाव हो रहा है, इंटीग्रेट कमांड हो रहा है। नहीं, ये बस यही बात है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ऐसे गंभीर विषयों का। समय समाप्त हो रहा है। आनंद संवरिया जी, किरोड़ी सिंह जी, पीयूष पंत जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप चारों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कई बार कई गंभीर विषयों का राजनीतिक इस्तेमाल हो जाता है और लोग सोचते हैं ये होगा वो होगा, हालांकि स्थितियां कुछ और होती हैं। ऐसी ही स्थिति इस समय चीन और भारत के बीच में है, जिसका नीतिगत हल निकलना बाकी है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए NB न्यूज़।